कंपटीशन एक्ट का हमारा डिस्कशन तो हो गया है सब कुछ 4-5 सेक्शंस जो प्रोसीजर ऑफ इंक्वायरी को लेकर थे, याद है सबको? इंक्वायरी प्रोसीजर को लेकर, जिसको लेकर सेक्शन 28, सेक्शन 26 याद है, देन सेक्शन 29, सेक्शन 31, ऐसे वो 4 सेक्शंस है जो हमें देखने हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था एक बार जस्ट पढ़ के आओ उसको 2-3 बार, याद है क्या? पढ़ा क्या आपने? कुछ बेशर्म स्टूडेंट ना बोल रहे, बेशर्मी की भी हद होती है। सेक्शन 28, डिवीजन ऑफ एंटरप्राइजेस एंजॉइंग डोमिनेंट पोजीशन। व्हाट इज द हेडिंग? डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज एंजॉइंग डोमिनेंट पोजीशन। पहले इसको समझो। हमने डोमिनेंट पोजीशन क्या है उसका डेफिनेशन देखा हुआ है, फिर एक डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज के खिलाफ कंप्लेंट कोई व्यक्ति कर सकता है या सुमोटो सीसीआई इंक्वायरी कर सकती है, वो देखा। सीसीआई डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज हुआ है कि नहीं हुआ है ये देखने के लिए कौन से फैक्टर्स कंसीडर करता है वो देखा हमने। अगर डोमिनेंट पोजीशन है, सीसीआई को ये पता चला कि डोमिनेंट पोजीशन है और डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज हो रहा है, तो सीसीआई लास्ट लेक्चर में देखा था सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर भी पास करेगा। क्या करेगा? सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास करेगा। उन्हें और कोई उचित लगा तो वो एग्रीमेंट ऑर्डर पास कर देगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई कर देगा। पर ये सुनो, बट सीसीआई के उस सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर को, क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन के खिलाफ, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के खिलाफ कोई मॉनेटरी पेनल्टी नहीं होती। मॉनेटरी पेनल्टी तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, कार्टेल के खिलाफ होती है, और ये सुनो, या कॉम्बिनेशन के खिलाफ होती है। अगर किसी एंटरप्राइज ने अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किया और सीसीआई ने उनको सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास कर दिया, बोल दिया कि आप ऐसा डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज फिर से करोगे नहीं, जैसे कि एनएससी को सीसीआई ने बोला, बट इसके बावजूद कोई एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन रोक नहीं रही है, अब्यूज, दे आर कंटिन्यूइंग डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज। सीसीआई का ऑर्डर आने के बावजूद भी दे आर कंटिन्यूइंग इट। समझ रहा है क्या? उनका अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन चल रहा है। अब सीसीआई ने सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास कर दिया, फिर भी वो अब्यूज कर रहे हैं। सीसीआई को पास सेक्शन 28 के तहत अधिकार आता है। सेक्शन 28 क्या दिया है? डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज एंजॉइंग द डोमिनेंट पोजीशन। या सीसीआई को लगता है कि अपनी ऑर्डर में, जो सीसीआई का ऑर्डर पास हो रहा है, उस ऑर्डर में यही सही होगा कि इस डोमिनेंट पोजीशन वाली एंटरप्राइज को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। आपने डीमर्जर टर्म सुना होगा। डीमर्जर में क्या होता है? एक एंटिटी को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या लिखा है मेरे साथ पढ़ो उधर। द कमीशन में बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट द डिवीजन ऑफ एन एंटरप्राइज विच अब्यूजेस इट्स डोमिनेंट पोजीशन बाय ऑल और एनी ऑफ द बाय ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। मतलब एक डोमिनेंट पोजीशन वाली एंटरप्राइज के खिलाफ सीसीआई क्या ऑर्डर पास करेगा? सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर के अलावा नीचे दिए हुआ ऑर्डर पास करेगा सेक्शन 28 में। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट डेट में सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास करेगा, उसके अलावा सेक्शन 28 के तहत कुछ ऑर्डर्स पास करेगा। क्या क्या ऑर्डर पास करेगा? नंबर 1 बोलो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स, लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस। आगे, क्रिएशन, अलॉटमेंट, सरेंडर और कैंसिलेशन ऑफ एनी शेयर, स्टॉक्स और सिक्योरिटीज। फॉर्मेशन और वाइंडिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। द करना, द डी नहीं। द एडजस्टमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बट डिस्चार्ज और रिडक्शन ऑफ एनी लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन। नो ऑफिसर ऑफ द एंटरप्राइज हु सीजेस टू होल्ड एनी ऑफिस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। पहले ये जो 4 तरह के ऑर्डर्स है इन राइटिंग डायरेक्ट डिवीजन ऑफ एंटरप्राइज, कह दिया जिस एंटरप्राइज का अब्यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, उस एंटरप्राइज को डिवाइड करने का इन राइटिंग में ऑर्डर आएगा, और डिवाइड करने के बाद उस एंटरप्राइज के राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, जिस तरह से ऑर्डर आया उस तरह से डिवाइड ट्रांसफर किए जाएंगे। जिस तरह से ऑर्डर आया उस तरह से उस एंटरप्राइज के शेयर्स का क्रिएशन, अलॉटमेंट, सरेंडर या कैंसिलेशन होगा। उनके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अल्टर करने का या वाइंडिंग अप करने का
ऑर्डर आएगा, या फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स उस एंटरप्राइज ने एंटर किए होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्चार्ज किया जाएगा, मतलब कैंसिल किया जाएगा, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत सीसीआई की उस एंटरप्राइज की जो लायबिलिटी है और कोई ऑब्लिगेशन है उसको रिड्यूस किया जाएगा। अरे बोलो, मतलब ये जो ऑर्डर सीसीआई पास करता है ABCD, ये तभी होगा जब एंटरप्राइज को डिवाइड करने का ऑर्डर पास होगा। अब मान लो इसका एग्जांपल अगर मुझे आप पूछोगे, एक कंपनी है A लिमिटेड, वो डोमिनेंट पोजीशन में, क्या है, डोमिनेंट पोजीशन में है। सीसीआई ने इस एंटरप्राइज को सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर के बाद भी जब इन्होंने बात नहीं मानी, तो सेक्शन 28 के तहत सीसीआई ने उस एंटरप्राइज को डिवाइड करने का फैसला कर लिया। चार यूनिट्स में, और जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज था A लिमिटेड, सीसीआई ने इसको वाइंड अप करने का फैसला किया। अरे बोलो, सीसीआई ने बोलेगा, सीसीआई ने कह दिया अब A लिमिटेड को एक साथ इतना बड़ा बिजनेस अकेले हैंडल करना, हम कहते हैं कि यू कैन नॉट कंटिन्यू, आपका A लिमिटेड को वाइंड अप कर देंगे और आपका जो बिजनेस है वो अलग अलग ये 4 यूनिट्स में आप डिवाइड कर लो बिजनेस में। तो जो भी A लिमिटेड के क्या है, प्रॉपर्टीज है, राइट्स और ऑब्लिगेशंस है, कुछ A लिमिटेड को ट्रांसफर होंगे, A1 को, कुछ A2 को, कुछ A3 को, कुछ A4 को। जो शेयर्स थे A लिमिटेड के वो कैंसिल हो जाएंगे और अलॉटमेंट A लिमिटेड बिल A2, A3, A4 में होगा। जब शेयर होल्डर्स A लिमिटेड के उनको इसमें अलॉटमेंट होगा। अरे बोलो भाई, साथ ही साथ सीसीआई उस A लिमिटेड को वाइंड अप कर देगा और ये नए एंटरप्राइज फॉर्म करके इनका मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनेगा अलग अलग। अरे बोलो, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स पुराने होंगे, जो A लिमिटेड के नाम से कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए रहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स अब डिस्चार्ज होंगे और जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो अब A1, A2, A3, A4 के नाम से एंटर होंगे एज पर द बिजनेस। अरे बोलो, मैंने जो एक एग्जांपल दिया उसमें ये ABCD का एक्सप्लेनेशन दिया। अब वो जो पॉइंट नंबर 2 दिया ना, उसमें क्या था, A लिमिटेड कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या उनके जो ऑफिसर्स होंगे, जब A लिमिटेड कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो इनका ऑफिस क्या हो जाएगा, वैकेट हो जाएगा, इनकी नौकरी चली जाएगी, इनका ऑफिस वैकेट होगा। तो नॉर्मली एक डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होता है। अगर ये उस डायरेक्टर का 5 साल खत्म होने से पहले कंपनी को वाइंड अप किया गया A लिमिटेड को, तो डायरेक्टर इसके लिए कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस क्लेम नहीं कर सकेगा। वो वहां पे दिया, नो ऑफिसर हु सीजेस, मतलब क्या, टू होल्ड एनी ऑफिस इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिवीजन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम एनी कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। ये वर्ड बाय वर्ड सेक्शन 28 का इस एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। आई अज्यूम सबको समझा। बट ये जो है ऑर्डर सीसीआई तुरंत पास नहीं करता, पहले सीसीआई उन्हें डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज होने से रोकेगा, सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास करेगा। आपको केस स्टडी आ सकता है ना कि एक एंटरप्राइज है जो डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रही थी, सीसीआई ने उसके खिलाफ ऑर्डर पास किया सीज एंड डेसिस्ट का, इसके बावजूद वो सीसीआई का सुन नहीं रहे, सीसीआई के अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का वो सुन नहीं रहे। अब सीसीआई विचार कर रही है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बोलो सीसीआई के पास क्या अधिकार है इस अब्यूज को और रोकने के लिए? सेक्शन 28। बोलो हाँ, बढ़ू में आगे। देन सेक्शन 29 क्या दिया हेडिंग, बोलो, फॉर इंक्वायरी इनटू सर्टन एग्रीमेंट एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। अगेन वो पॉइंट आया, सीसीआई पहले एक एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन में है, उसका अब्यूज हुआ है, अब्यूज हुआ है कि नहीं हुआ है इसको लेकर, या अब्यूज हुआ है इसकी शिकायत, कंप्लेंट किसी ने सीसीआई में की है, सीसीआई ने वो एंटरप्राइज डोमिनेंट पोजीशन में है कि नहीं, पहले उसके लिए फैक्टर्स देखे, वो फैक्टर्स दैट एन एंटरप्राइज इन डोमिनेंट पोजीशन वो चेक किया, सीसीआई को पता चला ओके डोमिनेंट पोजीशन में है। अब डोमिनेंट पोजीशन में है बट डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज हुआ है कि नहीं, मिसयूज हुआ है कि नहीं, वो चेक करना है। तो उसके लिए इंक्वायरी सेक्शन 26 के तहत होगी। अरे बोलो, या फिर कोई दो एंटरप्राइज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट एंटी कॉम्पिटिटिव है या नहीं, उसकी इंक्वायरी करनी है, वो भी सेक्शन 26 के तहत होगी। तो सीसीआई उस इंक्वायरी के लिए किसको अपॉइंट करता है, डायरेक्टर जनरल। याद है क्या, सीसीआई इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करता है। तो उसका प्रोसीजर क्या है, एक बार बगैर बात किए, जैसे मैं अंडरलाइन करो, मार्क करो, उसके बाद हम उसकी प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। बगैर बात किया प्लीज, सिर्फ पॉइंट्स मार्क करो फटाफट। नंबर 1,
सॉरी, जो सेक्शन 27 के तहत सीसीआई सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास करता है, और ये सुनो, वो सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास करने से पहले सीसीआई ये 6 स्टेप्स को फॉलो करेगा। 6 स्टेप्स कौन सा है? जब भी किसी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की शिकायत होगी, सीसीआई एक डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कर देगा और उसे बोलेगा इस एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के तहत आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करो जिनकी शिकायत हुई है। अरे बोलो, वो डायरेक्टर जनरल अपना इंक्वायरी करके सीसीआई के पास रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट सीसीआई के आने के बाद सीसीआई उस रिपोर्ट की कॉपी उन सारे पार्टीज को भेज देगी जिनका इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुआ था कि आपके खिलाफ डायरेक्टर जनरल ने रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट के तहत सीसीआई एक्शन क्या लेगा। अगर उस रिपोर्ट में डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि कॉन्ट्रावेंशन कॉम्पिटिशन एक्ट का हुआ है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट था या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन था, मतलब कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, तो सीसीआई को जो उचित लगेगा सीसीआई फर्दर इंक्वायरी करेगा उस कॉन्ट्रावेंशन के अंदर की कॉन्ट्रावेंशन हुआ है तो कितना हुआ है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन हुआ तो कितना हुआ है। बट अगर रिपोर्ट आया कि क्लीन चिट दिया एंटरप्राइज को, नहीं कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, कोई अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं है, तो सीसीआई तुरंत रोकता नहीं। सीसीआई जिन्होंने भी कंप्लेंट किया था उनको बोलेगा डायरेक्टर जनरल का रिपोर्ट आया, उसमें तो कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट या अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन निकला नहीं है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो। उनका ऑब्जेक्शन कंप्लेनेंट का सुनने के बाद सीसीआई को लगता है तो सीसीआई फिर से डायरेक्टर जनरल को इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है, या सीसीआई को खुद लगा तो सीसीआई खुद ब खुद इंक्वायरी के लिए क्या कर सकता है, प्रोसीड हो सकता है। अगेन इंक्वायरी सीसीआई करने के बाद फाइनली जो भी फैसला होगा, ऑर्डर सेक्शन 27 के सीसीआई पास करेगा। अरे बोलो, तो ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी इनटू एग्रीमेंट एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज है। अब इसमें मैं कहूंगा अगर वो डोमिनेंट पोजीशन का इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ऐसा सब करके सेक्शन 27 के तहत सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर पास किया जाएगा, उसके तहत भी सीज एंड डेसिस्ट नहीं हुआ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का, तो सेक्शन 28 के तहत उस डोमिनेंट पोजीशन को डिवाइड किया जाएगा जो ऊपर देखा है। तो जो सेक्शन 28 है वो सेक्शन 26 के बाद में है। पहले सेक्शन 26 के तहत इंक्वायरी होगी और फिर सेक्शन 27 के तहत ऑर्डर आएगा। 27 का ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ तो 28 के तहत डिवाइड किया जाएगा। सब लोग हैं पक्का? लॉक कर दूं? 30 सेकंड दे रहा हूं। सेक्शन 28 26 दोनों देखो, और देखो मत, समझो भी। कोई मन में गिले शिकवा बेझिझक पूछ लो। सेक्शन 28 में डी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट उस पुरानी कंपनी ए लिमिटेड ने किए होंगे, हमारे एग्जांपल के तहत, उन कॉन्ट्रैक्ट का एडजस्टमेंट होगा। कैसे? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज होंगे,
तो जिससे लायबिलिटी रिड्यूस किया जाएगा और वो जो ऑब्लिगेशन है अब नए एंटिटीज के आएंगे, तो पुराने एंटिटी का लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गए ना। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होना मतलब लायबिलिटी या जो भी उनका ऑब्लिगेशन रिड्यूस होना। समझ रहे कि नहीं? हाँ, थोड़ा लाउडली। सेक्शन 28 में ए, हाँ क्या? हाँ, ये जो मैंने कहा ए लिमिटेड कंपनी है, उसको जब A1, A2, A3, A4 में डिवाइड किया गया तो ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में जो ए लिमिटेड के प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स होंगे, उनके लायबिलिटीज होंगे, उनमें से कितनी लायबिलिटी इसको मिलेगी, एसेट मिलेगी, कितनी इसको मिलेगी, कितनी इसको मिलेगी, कितनी इसको मिलेगी, लायबिलिटीज कौन सी इसको जाएगी, कौन सी इसको रहेगी, कौन सी इसको रहेगी, कौन सी इसको रहेगी। वही सेक्शन 28 में दिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस, ये ऑर्डर में आएगा ना। हाँ, कॉम्बिनेशन किधर हो रहा है? डोमिनेंट पोजीशन और कॉम्बिनेशन में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे जो डोमिनेंट पोजीशन वाली एंटरप्राइज है उसको स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया। हाँ, अरे भाई ये एग्जाम्पल में हमारे क्या डिस्कस किया हमने, कौन सी कंपनी डोमिनेंट पोजीशन में थी, बोलो पहले कौन सी कंपनी थी, उसे बोलने दो। कौन सी कंपनी थी, कौन सी कंपनी डोमिनेंट पोजीशन में थी हमारे स्क्रीन वाले एग्जाम्पल में? पक्का? क्यों थी डोमिनेंट पोजीशन में? बिकॉज डोमिनेंट पोजीशन का डेफिनेशन क्या कहता है? व्हेन एन एंटरप्राइज कैन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट इन द मार्केट, करेक्ट, or it is in a significant or it can convert or mold its competitors or customers in its favor. It is in a dominant position enjoying a strong market share. तो ए लिमिटेड के पास स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, डोमिनेंट पोजीशन में है और वो अब्यूज कर रहे हैं उस डोमिनेंट पोजीशन का, मिसयूज कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में। सीसीआई ने सीजन डेसेज ऑर्डर पास कर दिया, नहीं सुने वो सीसीआई का, तो सीसीआई ने फैसला कर लिया अभी ए लिमिटेड को डोमिनेंट पोजीशन में अगर इससे निकालना है, ये सुन तो नहीं रहे, एक काम करते इसको डिवाइड करने का फैसला, ए लिमिटेड को स्प्लिट कर देते, ए लिमिटेड के जो अलग अलग बिजनेसेस है उनको अलग अलग एंटिटीज में स्प्लिट कर दिया ए लिमिटेड बिजनेस को, तो 4 अलग कंपनी बन गई, A1, A2, A3, A4, और बोल दिया कि जो भी ए लिमिटेड के एसेट्स है वो पहले कुछ ए को जाएंगे, A1 को, कुछ A2 को, कुछ A3 को, A4 को, ये सीसीआई के उस ऑर्डर में आएगा। समझे ना? हाँ, करेक्ट, वही तो कॉन्ट्रैक्ट में दिया है। सी, जब ए लिमिटेड के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट, समझना कॉन्ट्रैक्ट ये सिर्फ बेनिफिट का नहीं होता है, लायबिलिटी का भी होता है। लायबिलिटी मतलब क्या? कंटीजेंट लायबिलिटी केसेस। तो ए लिमिटेड के खिलाफ के जो सारे, अरे यार आप अकाउंट्स पढ़ते हो ना, अमालगमेशन पढ़ा है ना, फिर खाली बहुत टाइम पास क्यों कर रहे हो? अमालगमेशन में क्या होता है? सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी ट्रांसफर को ट्रांसफर होते हैं। अब टाइम पास के लिए क्वेरी मत पूछो, मेरा टेस्ट मत लो, मैं ऑलरेडी CA, CS, MCOM, MA इंग्लिश हूं। टेस्ट आप ये लो कि आप हाँ सर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अरे भाई ये देखो कि आपको वो कंसेप्चुअल समझा है कि नहीं, कि भाई जब असेट्स एंड लायबिलिटी सारे ट्रांसफर हो तो, बट नेचुरली अगर उस ए लिमिटेड के खिलाफ के जो केसेस होंगे कोर्ट में, और जिस बिजनेस को लेकर होंगे, वो बिजनेस जिस एंटिटी को ट्रांसफर होगा, अब वो नया केस उसके खिलाफ स्टार्ट होगा। और ये सुनो, समझ रहा है कि नहीं? आई होप इट इज क्लियर। हाँ, कुछ नहीं देखे, सर को आता है कि नहीं दिख रहे, फिर बोलते आइला सर ने बोली इतने महापेल का है ना, शू बोलते सर को भी नहीं आ रहा, तो अपने को क्या, मेरे को आप कैसे भी पूछो, आई कैन आंसर, डोंट वरी, बिकॉज आई हैव नॉट लर्नड इट, आई हैव अंडरस्टूड इट लॉजिकली। और जिसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होता है ना, उसका कुछ भी पूछो, यू कैन ऑलवेज रिलेट द थिंग्स। और ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं इसको कम से कम 70-80 बार पढ़ा चुका हूं, सू के ऊपर ही बोला 70-80, बिकॉज दिस हैव बीन टीचिंग इन CA फाइनल सिंस 2007-8, अब 2019-20 चल रहा है, कब से बनना, और CA फाइनल लेवल पे सिखाना तो आपको तो अब समझना, बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है बात CA फाइनल में, आई होप यू अंडरस्टैंड। 28-26 हो गया, बड़ू में आ गया, ए बाउड़िया
26 के बाद सेक्शन 29 क्या दिया है? प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। अल्लाह, कितना प्रोसीजर है भाई। अरे भाई पिछला प्रोसीजर तो था सेक्शन कौन सा 26 का, वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनटू एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट और अब्यूज ऑफ डोमिनेंट क्वेश्चन था। अब ये इन्वेस्टिगेशन इनटू क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन का इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से हो रहा है। क्यों? आप समझना, हमने कॉम्बिनेशन को लेकर देखा था, जब भी कॉम्बिनेशन का एग्रीमेंट दो कंपनीज में होता है उसके 30 डेज में वो प्रपोजल सीसीआई के पास जाता है। सीसीआई को 210 दिन मिलते हैं। कितने? 210 दिन उस कॉम्बिनेशन में क्या करने के लिए? अपना ओपिनियन देने के लिए। सीसीआई को उस कॉम्बिनेशन को रहा तो 3 तरह के ऑर्डर्स आते। एक तो सीसीआई जैसे है वैसे कॉम्बिनेशन को अप्रूवल दे देगा, या सीसीआई उस कॉम्बिनेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई कर देगा और मॉडिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत उनको अप्रूवल मिलेगा, या फिर सीसीआई उस कॉम्बिनेशन को रिजेक्ट कर देगा। अब ये सेक्शन 29 क्या करे? उस कॉम्बिनेशन के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। मतलब सीसीआई सेक्शन 29 कह रहा है जब भी 210 दिन का वक्त मिलता है सीसीआई को और उस पर अपना फैसला सुनाना होता है अप्रूवल का, सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशंस का, ये रिजेक्शन का, वो फैसला सुनाने से पहले सीसीआई क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा वो सेक्शन 29 में दिया। अरे बोलो, धीरे धीरे मैं सब पढ़ू। क्या लिखा है? When any combination is likely to cause or has caused any appreciable adverse effect on competition and prima facie CCI is also of the same opinion, CCI shall issue show cause notice to the parties to the combination and call upon them to respond within 30 days of the receipt of notice. Wait a minute. CCI shall issue show cause notice to the parties to the combinations and call upon them to respond within 30 days of the receipt of notice. मतलब क्या? जैसे ही सीसीआई के पास कोई शिकायत होती है कि कोई कॉम्बिनेशन ऐसा आया है जो अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट हो, या सीसीआई को लगता है कि कॉम्बिनेशन बन सकता है, जो केस आया था ना अप्रूवल के लिए, मतलब किसी ने शिकायत की है सीसीआई में कि कोई कॉम्बिनेशन हुआ है जो कि नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, या कोई कॉम्बिनेशन हुआ है और सीसीआई के पास क्या हुआ है? अप्रूवल के लिए आया। सीसीआई को लगता है कि इस कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है? कंपटीशन पर नेगेटिव असर हो सकता है। तो सीसीआई ऐसे केस में उन पार्टीज को क्या करेगा? शो कॉज नोटिस देगा और वो बोलेगा हमें लग रहा है कि आपके कॉम्बिनेशन को अगर अप्रूवल दे दिया तो आपके कॉम्बिनेशन से मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कॉम्पिटिशन में, आपको आपकी बचाव में कुछ कहना तो बोलो, हमें ऐसा लग रहा है। सीसीआई उन्हें शो कॉज नोटिस देगा और उन्हें 30 दिन का वक्त देगा रिप्लाई करने के लिए। अरे बोलो, वो जो पार्टीज है वो पार्टीज का रिप्लाई तो आएगा, साथ में साथ सीसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसको? में कॉल फॉर रिपोर्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम। मतलब क्या? सीसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा कि हमारे पास जिस तरह से कॉम्बिनेशन को लेकर ये हुआ है, हम चाहते हैं कि आप भी इसके तहत क्या करो, आपका इंक्वायरी करके आप हमें भी रिपोर्ट दो। जब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कौन होगा? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अपॉइंटेड ऑफिसर्स है कौन है? डायरेक्टर जनरल। अरे गधो बोलो रे। सीसीआई मतलब क्या? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ करता है कि इंक्वायरी? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया ना, तो ये जो सीसीआई डायरेक्टर जनरल को कहता है आप रिपोर्ट बना के हमको दो, हमने उनको नोटिस भेजी है बट हमें लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन की वजह से नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है या हो सकता है, आप हमें रिपोर्ट करो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है डायरेक्टर जनरल की, वो काम पर लग गई। जिनका कॉम्बिनेशन हुआ था उनको 30 दिन का वक्त दिया। अरे बोलो ना, आगे बढ़ो। सीसीआई विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ पार्टीज। मतलब क्या? जिस दिन उन पार्टीज ने रिस्पॉन्ड किया है या फिर डायरेक्टर जनरल का रिपोर्ट आया, रिसीट ऑफ रिस्पॉन्स रिपोर्ट। अरे बोलो ना, मतलब सुनो प्लीज, विच एवर इज लेटर। मैं सीसीआई हूं, मैंने डायरेक्टर जनरल को बोल दिया आप रिपोर्ट दो उस कॉम्बिनेशन को लेकर। मैंने पार्टीज को बोल दिया हमें लग रहा है कि वो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है वो कॉम्बिनेशन, आप आपका रिस्पॉन्स दो। आपका रिस्पॉन्स आ गया, आपका रिपोर्ट आ गया। दोनों आने के बाद, एक नहीं दोनों आना चाहिए। रिपोर्ट भी आया, रिस्पॉन्स भी आया। रिस्पॉन्स पहले आया, रिपोर्ट बाद में आया, तो रिपोर्ट आने के 7 दिन बाद। रिपोर्ट पहले आया, रिस्पॉन्स बाद में आया, तो रिस्पॉन्स आने के 7 दिनों में सीसीआई क्या करेगा? सीसीआई विद इन 7 डेज विच इज लेटर डायरेक्ट द पार्टीज, उन पार्टीज को बोलेगा अपने कॉम्बिनेशन की जानकारी क्या करो, पब्लिश करो।
किसको? पब्लिक को, जनता को बताओ कि आपके बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन होने जा रहा है या हुआ है। अरे बोलो। और उसके बाद सीसीएल पब्लिक से, आम जनता से उस कॉम्बिनेशन को लेकर ऑब्जेक्शन क्या करेगा? कॉल करेगा 15 दिनों में। जैसे पब्लिक को पब्लिश होगा तो पब्लिक को 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ऑब्जेक्शन के लिए। 15 दिन खत्म होने के बाद सीसीआई एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर लगे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्टीज को अगले 15 दिन में देनी। अब सारी इंफॉर्मेशन सीसीआई के पास आ गई है। सीसीआई उस इंफॉर्मेशन को आने के बाद सेक्शन 31 के तहत, जो हम नीचे देखेंगे, ऑर्डर पास करेंगे अगले 45 दिनों में। ऑर्डर में क्या आएगा? एक तो कॉम्बिनेशन को अप्रूवल मिल जाएगा, या कॉम्बिनेशन को सब्जेक्ट टू सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्रूवल मिलेगा, या कॉम्बिनेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। तो सेक्शन आपको समझ में रखना है, सेक्शन 31 के तहत सीसीआई का ऑर्डर आता है। हमने जो कहता है 210 दिन का वक्त मिलता है। 210 दिन के बाद इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सीसीआई ऑर्डर सेक्शन 31 के तहत पास करता है। अरे बोलो हाँ। तो अगर कोई मुझे पूछेगा ये जो सेक्शन है, सेक्शन 29 प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, इसको लेकर मैं इस तरह का चार्ट ड्रॉ करूंगा। आप भी चाहो तो आपके नोट्स में ड्रॉ कर सकते हो ये चार्ट। सबसे पहले सब लोग समझ रहे क्या?
ख्याल हाँ है ना, चलो ये जो मैंने वहां पे चेन ड्रॉ किया है, इसलिए ड्रॉ किया टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ये सीक्वेंस समझने के लिए। टोटल पॉइंट्स आई होप आपने यहां से कंप्लीट किया है सब कुछ। कंप्लीट हो गया ना सबका? हो गया सबका? So what we understand by that section 26 inquiry or procedure of that combination, बोलो। 30 days शो कॉज नोटिस, रिप्लाई आने के बाद, ये रिस्पॉन्स आने के बाद 7 दिनों में, बोलो 30 डेज का शो कॉज नोटिस मिलेगा। उसके बाद क्या है, 7 वर्किंग डेज, उनको रिप्लाई रिपोर्ट आने के बाद क्या करना है, उनको डायरेक्ट करना है कि अगले 10 दिनों में क्या करना है, वो पब्लिश करना है। 10 दिनों में पब्लिश होने के बाद आगे 15 दिन का वक्त मिलेगा फॉर ऑब्जेक्शंस। पब्लिक के एक्स्ट्रा जानकारी होगी तो उसके लिए एडिशनल 14-15 दिन मिलेगा देने के लिए। और उसके बाद 45 दिन में ऑर्डर आएगा, सेक्शन 31 के तहत ऑर्डर पास होगा। अरे बोलो, समझा ना? मैंने अगेन कहा, सी
दिस पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग वेरी इन डिटेल। और इस पर जब क्वेश्चन आएगा ना सेक्शन 29, 26, 28 जो भी, वो 2-4 मार्क के लिए आएगा, सीधा 5, 6, 7 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन। एंटायर प्रोसीजर, बट वो क्या करेंगे, इसको देने का अलग तरीका, पूरा केस स्टडी देंगे, स्टोरी ब्ला ब्ला ब्ला, और एंड में देंगे कि अब सीसीआई उस कॉम्बिनेशन जिसकी कंप्लेंट हुई है उसकी प्रोसीजर इंक्वायरी करना चाहता है, बोलो प्रोसीजर क्या है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा है। क्लियर। जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन कौन सा है, 31, मतलब जो ऑर्डर है। तो आप उसमें देखो ना, ऑर्डर में इधर नंबर 1 लिखो। नंबर 1 ऑर्डर क्या है, अरे बोलो, अप्रूव द कॉम्बिनेशन, और करके नंबर 2 बोलो, शैल नॉट टेक इफेक्ट, मतलब रिजेक्ट। अब लिखो रिजेक्शन, रिजेक्ट। और नंबर 3 एलिमिनेट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, अप्रूव देयर आफ्टर, मतलब सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। अरे बोलो 1 और 2 हुआ, मान लो 1 हुआ, अप्रूवल आया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। रिजेक्शन आ गया तो पार्टीज कैन गो इन कैट, भूलो मत, कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब एनसीएलएटी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लिंक समझ आ गया, ये रिजेक्शन होने पर। बट अप्रूवल डायरेक्टली नहीं हुआ, रिजेक्शन डायरेक्टली नहीं हुआ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई किए गए, तो उन्होंने दिया है पार्टीज में जो टर्म्स एंड कंडीशन सीसीआई ने मॉडिफाई करके दिए ना, पार्टीज को टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर नहीं है। अरे बोलो, अरे सब लोग है कि नहीं। अब ऐसे केस में अगर पार्टीज को सीसीआई ने दिए हुए टर्म्स एंड कंडीशन जो मॉडिफाइड थे वो मंजूर नहीं है, तो उन्होंने कहा है जैसे पार्टीज को टर्म्स एंड कंडीशन मिलेंगे, अरे बोलो, पार्टीज उस टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई द टर्म्स विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड एज द कॉम्बिनेशन शैल बी डीम्ड टू हैव एन एप्रेशिएबल एडवर्स इफेक्ट एंड सीसीआई शैल देयरआफ्टर रिजेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब पार्टीज को टर्म्स एंड कंडीशंस मिल गए, तो एक तो पार्टीज उस टर्म्स एंड कंडीशंस को मिलने के बाद दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर उसको मॉडिफाई करना है। यस और नो, अगर वो उसे एक्सेप्ट करते, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते पार्टीज, तो दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर मॉडिफाई करना है, वरना वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट माना जाएगा। और दिए हुए टाइम लिमिट में अगर वो मॉडिफाई नहीं किया तो उस कॉम्बिनेशन को रिजेक्ट किया ऐसा माना जाएगा। बट पार्टीज को टर्म्स एंड कंडीशंस ही मंजूर नहीं है सीसीआई ने दिए हुए, तो पार्टीज को टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर नहीं है, तो ये सेकंड एरो ऐसा हुआ, पार्टी उसे रिजेक्ट कर सकती है। और पार्टीज खुद अपने नए टर्म्स एंड कंडीशंस अगले 30 दिनों में सीसीआई के पास भेज सकती है, बोल सकती है आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई किया ना, हमें उसमें कुछ सुधार करना है, क्योंकि आपके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा हार्श है। शैल विद इन 30 वर्किंग डेज सबमिट देयर ओन टर्म्स टू द सीसीआई। अब पार्टीज ने जब नए टर्म सीसीआई में दिए, तो सीसीआई के पास भी तो ऑप्शन है, क्या करे, एक तो उसे एक्सेप्ट करे या फिर उसे रिजेक्ट करे। सीसीआई में एग्री एंड अप्रूव द कॉम्बिनेशन, सीसीआई बोल सकता है ठीक है आपके नए टर्म्स हमें मंजूर है, ये भी सही है, आप जो बोल रहे हो गो अहेड, इसके तहत कर लो, हम अप्रूवल दे देते। या सीसीआई को लगा कि वो टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं है, तो पार्टी शैल बी अलाउड फर्दर 30 डेज टू एक्सेप्ट द मॉडिफिकेशन प्रपोज्ड बाय सीसीआई। सीसीआई बोलेगा नहीं नहीं, आपने दिए हुए टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं है, हमने जो दिए थे वही सही थे, 30 दिन का वक्त दे रहे, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लो। नहीं तो सीसीआई ऐसा मान लेगा कि तुम्हारा जो एग्रीमेंट है वो क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, कॉम्बिनेशन या एग्रीमेंट, और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे बोलो भाई, तो ये जब मैं सेक्शन 31 समझ रहा हूं, सेक्शन 31 में आपको लिंक समझना है 3 ऑर्डर्स का। एक तो अप्रूवल दे देना, कोई सवाल नहीं, अप्रूवल आया सब सही है, 5 उंगलियां घी में सर कड़ाई में, अप्रूवल आ गया। रजिस्ट्रेशन आ गया, भैया अपील में जाओ, कैट, कैट के बाद सुप्रीम कोर्ट, कैट मतलब एनसीएलटी, क्लियर है, फिर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, रिजेक्शन नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन मॉडिफाई की से मॉडिफाइड टर्म्स एंड कंडीशन उस पार्टीज को मिल गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो उनको दिए हुए टर्म्स समय के अंदर उसको मॉडिफाई कर देना एग्रीमेंट को, नहीं किया तो एंटी कॉम्पिटिटिव एडवर्स इफेक्ट। अच्छा, उनको टर्म्स एंड कंडीशन ही मंजूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगले 30 दिनों में आपके नए प्रपोज टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट करो सीसीआई के पास, ना तो बॉल इज इन सीसीआई कोर्ट, सीसीआई को नए टर्म्स आपके मंजूर है, सीसीआई अप्रूवल दे देगा, सीसीआई को मंजूर नहीं, सीसीआई बोलेगा नहीं सॉरी
हमारे टर्म्स ही आपको एक्सेप्ट करने हैं अगले 30 डेज में, करोगे तो ठीक है, वरना आपका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट रिजेक्ट। अरे बोलो ना, हो गया ना। सेक्शन 31 के तहत सीसीआई जब कंफर्मेशन, रिजेक्शन या कंफर्मेशन सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑर्डर पास करता है, उसका प्रोसीजर। सब लोग हैं क्या? एक एक पॉइंट मैंने कवर किया, ध्यान रखना। मैं आपको अगेन कहूं, कॉम्पिटिशन काफी बड़ा है दोस्तों, लगभग 66-67 सेक्शंस है। बट इफ यू आस्क मी, उन 66-67 सेक्शंस के हर एक सेक्शन को स्कैन करके प्रॉपर्ली उसको पढ़कर उसमें कौन सा वो सेक्शन है जो आपके लिए जरूरी है। बिकॉज क्या होता है, सेक्शन कुछ 37-38 के बाद जो सेक्शन सारे प्रोसीजरल सेक्शन है। प्रोसीजरल मतलब जो इनकम टैक्स में आप देखते हो ना, अपील्स, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आपने अपील्स देखे, अपील्स एंड रिविजन्स, वो सारे प्रोसीजर्स है। मतलब एल से इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर जो हम देखते हैं ना, या अपीलेट, वो सारे प्रोसीजर्स इसमें हमने बराबर से उसमें जो रिलेवेंट पॉइंट है वो सब लिया हुआ है। एल से जो आपको क्वेश्चंस दिए ना, क्वेश्चंस आज आपको करना क्या है, उन क्वेश्चंस में आप देखना क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन दिखेंगे आपको। अरे बोलो, वो 1 to 49 सारे केस स्टडीज और क्वेश्चंस है, दोनों मिक्स्ड है उसमें। जहां पे केस स्टडी है वहां पे केस स्टडी का क्या आंसर है पेंसिल से वहीं पे लिख लेने का। जहां पे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, अगेन पेंसिल से वहीं पे लिख देने का। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क मी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अभी 12 है, प्राइस का डेफिनेशन। अगर हमारे क्लासरूम डिस्कशन नहीं हुआ है, आपको प्राइस का डेफिनेशन ढूंढ लेना है। क्या प्राइस में क्या क्या आना चाहिए, आपको जो डेफिनेशन नहीं समझ उसको टिक करो। अच्छा, रिलेवेंट मार्केट, रिलेवेंट मार्केट आपको पता है उसमें दो बातें आती है, तो आपने वहां पे लिख दिया रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। फिर नीचे रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट है, आपको वहां पर लिख दो। वहां पे नहीं लिखना तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक नोटबुक में लिख लो, बट मुझे डिटेल्ड आंसर नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आपका सोच, आपकी थॉट, आपका विचार कि उस प्रश्न को लेकर अगर सवाल मतलब एग्जाम में जब आता है तो आप उत्तर क्या लिखोगे। रिलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट आपने सिर्फ लिखा ओके कंडीशंस फॉर कंपटीशन आर डिस्टिंक्टली होमोजेनस, बस इतना लिखना और एक एग्जांपल लिख दिया। अच्छा, रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट, ओके द प्रोडक्ट्स आर इंटरचेंजेबल और सब्स्टिट्यूटेबल। सब लोग है क्या? ऐसा करते करते आप वो 49 क्वेश्चंस आज घर में करोगे। ऐसे मत देखो मेरे पास, अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट जिसने ये एक्ट पढ़ा है और उसको अगर ये 49 क्वेश्चंस करने के बोलूं देखने के लिए फटाफट वहीं पे लिखकर, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। 1 घंटे से भी कम समय लगना चाहिए, बट मैं 1 घंटा बोल रहा हूं। बिकॉज जैसे अभी डिस्कशन में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे करना है आपको, हमको क्या डिटेल में थोड़ी आंसर लिखना है। जब कोई केस स्टडी दिख रहा है, जैसे कि क्वेश्चन आपको एक केस स्टडी मिलेगा, जैसे कि से ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, केस स्टडी है। जब वहां पे केस स्टडी में है तो पहले हम केस स्टडी का क्वेश्चन देखते हैं, वेदर द सेड अरेंजमेंट कैन बी कंसीडर्ड एन एग्रीमेंट। अच्छा, तो एग्रीमेंट को लेकर केस स्टडी, तो एग्रीमेंट के डेफिनेशन ओके, एग्रीमेंट एनी अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन वेदर और नॉट फॉर्मल और वेदर और नॉट इंटेंड टू बी एनफोर्सेबल लीगल प्रोसीजर। फिर उसके हिसाब से ओके इट इज एन एग्रीमेंट। अरे बोलो, जस्ट डू इट, ठीक है। उसी के नीचे केस स्टडीज दिए अलॉन्ग विथ आंसर्स, केस स्टडीज अलॉन्ग विथ आंसर्स, ये अगले 2 दिन में आपको करने, केस स्टडीज अलॉन्ग विथ आंसर्स। दिस यू कैन डू इन द नेक्स्ट 2 days आराम से। Whenever we'll have test of the class, at that time I'll understand whether you have read or not read. ठीक है, टेस्ट फॉर कॉम्पिटिशन एक्ट अभी नहीं, जब भी होगा तब, क्योंकि आपको बोल के नहीं लूंगा मैं, ये मुझे समझ में आ गया अच्छे से। एक्सपीरियंस ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ठीक है। सो कॉम्पिटिशन एक्ट इज ओवर, टुमारो विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। थैंक यू। जो भी आपके केस स्टडीज के डाउट्स है, ये 18-19 केस स्टडीज जो आप 2 दिन में पढ़ोगे, या फिर ये 49 क्वेश्चंस आप कल मुझे डिस्कस करोगे, तो अगेन से प्लीज डू इट। कुछ भी डाउट होना चाहिए, मैं अगेन बता रहा हूं, आप अभी का जून का पेपर देखना,